हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 24 ऑफ जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर हम सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं तो 2017 से लेके 2024 तक अभी तक टोटल 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल जेई में इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर हम इसका वेटेज देखें तो वेटेज है 3.7%। ठीक है, मतलब हर 100 क्वेश्चन में से करीब 4 क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले अगर हम 2024 के पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2024 में जे पेपर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो ये क्वेश्चंस मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड्स और लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड थे। तो यहाँ पे स्पेशल फोकस था मैग्नेटिक मूवमेंट, जो बताता है कि किसी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। साथ ही K2Cr7 के प्रॉपर्टीज को भी कवर किया था, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझना होगा और डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर हम 2023 के पेपर के बारे में डिस्कस करें तो 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। तो ये क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और लैंथेनॉइड्स के बारे में था। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स को देखा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितने स्टेबल होते हैं। साथ ही ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस के फॉर्मेशन को भी समझा गया। अब हमें ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर और किस तरह मेटल ऑक्सो एनायंस बनते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में आता है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 के पेपर तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल इजी था। ठीक है, तो इसमें फोकस था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पर, स्पेशली KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, साथ ही लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कवर किया गया था। तो ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है कि आप पर मैग्नेट जैसे कंपाउंड्स के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को समझ पा रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस में अक्सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना चाहिए ताकि एग्जाम्स में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो आप सॉल्व कर सकें। अब यही अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, उनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड थे। ठीक है, तो स्पेशल फोकस था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो बताता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में कैसे ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ठीक है, और अगर हम 2022 देखें तो यहाँ पे था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक। अब अगर हम 2019 पे जाएं तो यहाँ पे था सम एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 लेवल था, इजी। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, हम जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और फिर हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक आते हैं। तो इन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं, मतलब हर पीरियड में डी ऑर्बिटल्स स्टेप बाय स्टेप फिल होते हैं।
तो ये 4 बड़े पीरियड्स में होते हैं जिसे हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनमें 4f और 5p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं और ये फिलिंग लास्ट के 2 लॉन्ग पीरियड्स में होती है। तो इन एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के फॉर्मल मेंबर्स कहते हैं, लेकिन इन्हें अलग ब्लॉक में रखा गया है जिसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इसीलिए ये एलिमेंट्स अलग से पीरियोडिक टेबल में नीचे दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज और फिलिंग पैटर्न को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अपने ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके डी ऑर्बिटल्स में उनके जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 3 सीरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D सीरीज की, जिसमें एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आते हैं। स्कैंडियम Sc और Zn क्या है? जिंक है। अब अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें जो कि है 4D सीरीज, तो इसमें ईट्रियम से कैडमियम तक के एलिमेंट्स होते हैं। तो ईट्रियम Y और कैडमियम Cd। और यही अगर हम 5D सीरीज की बात करें जो हमारी तीसरी सीरीज है, तो इसमें लैंथेनम से मरकरी तक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लैंथेनॉइड्स Ce से लेके Lu तक को हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 3 सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की, 3D, 4D और 5D। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को समझने के लिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली होती है n-1, d 1 to 10, ns 0 to 2। मतलब उनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और s ऑर्बिटल में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फिल्ड होते हैं। तो इनके डी ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इसी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेक्टेड जगह पर ना होकर जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ उस तरीके से फिल किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम में क्या एक्सपेक्ट करा? आर्गन 4s2 3d4, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला? आर्गन 4s1 3d5। तो क्या हुआ? s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया। इसका रीजन क्या है कि एटम को 3D में d4 पसंद नहीं था। अब ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3D में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो 3D है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, मतलब वो d5 हो जाता है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू d4। तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला गया ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। वहीं अगर मैं कॉपर की बात करती हूं तो एक्सपेक्टेड था 4s2 3d9,
लेकिन इसमें भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया। तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, 4s1 3d10। तो ये भी किस लिए हुआ, स्टेबिलिटी की वजह से हुआ। ठीक है, तो एटम 3d में d9 से d10 इस केस में बनना चाहता है, तो वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और जो 3d है वो पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं मॉलिबेडनम की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, 5s2 4d4। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंटली मिला वो था 5s1 4d5। तो इसका भी सेम क्रोमियम जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4d क्या करता है, फुल्ली फिल्ड होने की कोशिश करता, हाफ फिल्ड होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 5s से कहाँ चला जाता है, 4d में, तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर मैं रुथेनियम की बात करूं, तो एक्सपेक्टेड था 5s2 4d6, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, 5s1 4d7। ठीक है, तो इसमें 5s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d में चला जाता है। इसका रीजन बेसिकली क्या है, लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होता है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में चला जाता है। वहीं अगर मैं पीडी की बात करूं, पैलेडियम की, तो यहां पे एक्सपेक्टेड था 5s2 4d8, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, 5s0 4d10। ठीक है, तो इसमें 5s से 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स 4d में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो 5s है वो एम्प्टी हो जाता है, और जो 4d है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एटम्स हमेशा सबसे स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट करने से डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हो जाता है, तो एटम वही कॉन्फ़िगरेशन चूज करता है, भले ही वो एक्सपेक्टेड ना हो, बट वो क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। तो यहाँ पे देखो, एटम का साइज कैसे चेंज होता है जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है वो इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, जब हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि शुरुआत में जो साइज है वो घटता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम स्कैंडियम से वेनेडियम तक की बात करते हैं, ठीक है, इस ग्रीन लाइन को देखो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ग्रीन लाइन में स्कैंडियम से लेके वेनेडियम तक। ठीक है, तो जब हम स्कैंडियम से वेनेडियम तक जाते हैं, तो एटम का साइज छोटा हो जाता है। रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो नए इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और 3d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत कम होती है। इसीलिए न्यूक्लियस का बढ़ता हुआ पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अंदर खींचता है, और जो साइज है वो छोटा हो जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बीच में साइज जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जब हम क्रोमियम से कॉपर तक की बात करते हैं, तो सीरीज के मिडिल में जैसे क्रोमियम से कॉपर तक साइज लगभग सेम रहता है, ना ज्यादा छोटा और ना ही ज्यादा बड़ा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ दो ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस का बढ़ता पुल साइज को छोटा करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उनके पास की, हम बोल सकते हैं कि उनके आपस की जो रिपल्शन है वो बढ़ जाती है, जो साइज को बड़ा करना चाहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बीच में ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, इसीलिए जो साइज है ये कांस्टेंट रहता है। वहीं अगर मैं आखिरी में साइज की बात करूं,
यहाँ पे जिंक पर तो आखिरी में साइज थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एंड में क्या होगा, जिंक पर साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जिंक पर 3D ऑर्बिटल पूरा भर चुका है, अब रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये ज्यादा रिपल्शन डोमिनेंट हो जाता है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ धकेल देता है, जिससे साइज जो है वो हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो था ये जो मैंने बताया, ये इस आपको फिगर 4.3 में बताया गया है। ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, 3D सीरीज है, स्कैंडियम से जिंक तक। ये अगर यहाँ पे देखोगे ब्लू लाइन क्या है, 4D सीरीज है, इट्रियम से कैडमियम तक। और ये जो रेड लाइन है ये 5D सीरीज है, लैंथेनम से लेके मरकरी तक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एलिमेंट्स के साइज में डिफरेंस आता है। तो जब हम 5D सीरीज में आते हैं तो उससे पहले 4f ऑर्बिटल्स भरते हैं। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एटम्स को बहुत छोटा बना देते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D सीरीज के एलिमेंट्स और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जो आमतौर पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। तो सबसे पहले ये क्या होता है, तो जब किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम को गैस स्टेट में बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये क्यों ज्यादा होती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो हायर होती है। इसका रीजन है इनके एटम्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जिससे ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बनता है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, ठीक है, इस एटॉमिक नंबर वाले डायग्राम को देखो, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसमें भी हमें चेंज दिखाई देता है। अब अगर हम यहाँ पे सीरीज के बारे में देखेंगे तो सीरीज के बीच में, मतलब क्रोमियम मॉलिबेडनम, तो सीरीज के बीच में इंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रोमियम को देखो, मॉलिबेडनम को देखो, तो इनकी इंथैल्पी सबसे ज्यादा है। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं शुरुआत में, जैसे कि स्कैंडियम, और लास्ट में अगर हम बात करें किसकी, जिंक की, तो स्कैंडियम और जिंक, और अगर कैडमियम की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे कम होती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, बीच वाले एलिमेंट्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। अब अगर हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये ज्यादा क्यों होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। इसका रीजन है कि एटम्स की बॉन्डिंग में वैलेंस s इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट से स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, जिसे पिघलने या उबालने के लिए बहुत ज्यादा हीट जो है वो हमें देनी पड़ती है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे जो राइट साइड पे है 4.2, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ मेल्टिंग पॉइंट में चेंज को दिखा रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो इस ग्राफ में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाले ग्राफ जैसा ही ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके हाई पॉइंट्स को देखोगे, जैसे कि क्रोमियम, मॉलिबेडनम या टंगस्टन, तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट्स सबसे ऊंचे हैं,
ठीक है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो सभी प्योर एलिमेंट से भी ज्यादा होता है। अब अगर हम इनके लो पॉइंट्स की बात करें जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी में डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 होता है। ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटालिक बॉन्डिंग में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते, जिससे उनकी बॉन्डिंग बाकियों के मुकाबले वीक होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए उन्हें तोड़ने के लिए। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन एंथैल्पी इस केस में हाई होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो ये वो एनर्जी है जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जहां पे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज दी गई हैं। ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनकी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। तो जनरली स्कैंडियम से जिंक जाने पर ये वैल्यू जो है वो बढ़ती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। यही अगर मैं यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड वाले की बात करूं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है, मतलब केटायन बन जाता है। अब पॉजिटिव आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 की, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी ज्यादा होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में क्रोमियम और कॉपर में इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इसीलिए उनसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड की बात करें तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अक्रॉस द पीरियड जो है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यूज है वो बढ़ती है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि क्रोमियम और कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज में हल्का सा अनएक्सपेक्टेड जंप आता है। ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि D5 या D10 अचीव करने की कोशिश करते हैं, और स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हर बार उसको निकालना जो है वो और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स की सबसे खास बात यह है कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाते हैं। इसका रीजन ये है कि इनके n-1 d और ns ऑर्बिटल्स का n-1 d और ns ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स
केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिससे अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जहाँ पे आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताया गया है। तो स्कैंडियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन टाइटेनियम का +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाती है। वहीं अगर मैं वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम के पास +2 +3 +4 +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज के पास +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, ठीक है, जो इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल है। कॉपर का मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 है, ठीक है, और जिंक का यूजुअली +2 ही होता है क्योंकि उसके d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जो उनकी केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा रिच और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब पॉजिटिव होता है जब उस मेटल के फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो। मतलब अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे कॉपर का एग्जांपल ले लो, तो Cu से Cu2+ बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना एनर्जी डिमांडिंग होता है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरी बात, जनरली पीरियड के अंदर जाते जाते मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो कम होती है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने में इतने ईगर नहीं होते हैं या फिर इतने विलिंगली अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीज, निकल और जिंक के E0 वैल्यूज एक्सपेक्टेड ट्रेंड से थोड़े ज्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि मैग्नीज के Mn2+ में हाफ फिल्ड डी सबशेल होती है जो काफी स्टेबल होती है, और जिंक के Zn2+ में कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है जो बहुत स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी की वजह से इन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स देने में ज्यादा रेडी जो है वो होते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कैंडियम का Sc3+ आयन और आयरन का Fe3+ आयन भी स्टेबल होता है, क्योंकि स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा होता है, ठीक है, और Fe3+ का D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड शेल की वजह से स्टेबल होता है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और उनकी रिएक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स में फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में अचीव होते हैं, ठीक है, जैसे टाइटेनियम का TiX4, वेनेडियम का VF5 और क्रोमियम का CrF6। तो ये मेटल्स अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सबसे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल हैलाइड्स में नहीं मिलता, मतलब MnF7 या MnCl7 जैसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एक कंपाउंड MnO3F मिलता है जिसमें Mn+7 स्टेट में होता है, और मैग्नीज के बाद सिर्फ आयरन और कोबाल्ट के ट्राई हैलाइड्स जैसे FeX3 और COF3 ही स्टेबल होते हैं,
बाकी मेटल्स में ट्राइहेलाइड्स स्टेबल नहीं बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिया गया है। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? सबसे पहले MnO4 माइनस, फिर Cr2O72 माइनस और फिर VO2 प्लस। इसका मतलब ये है कि ये जो MnO4 माइनस है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। मतलब फ्लोरीन कुछ मेटल्स के लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सपोर्ट नहीं करता है। अब अगर हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं तो कॉपर 2 हैलाइड्स जैसे CuF2 एग्जिस्ट नहीं, कॉपर 2 हैलाइड्स जैसे CuF2 ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉपर आयोडाइड जो है वो स्टेबल नहीं होता है। क्योंकि रिएक्शन क्या है यहाँ पे देखो, 2Cu2 प्लस प्लस 4I माइनस गिव Cu2I2 प्लस I2। तो यहाँ पे कॉपर आयोडाइड Cu2I2 बनता है और जो आयोडीन है वो यहाँ पे रिलीज होता है। अब अगर देखो तो कॉपर 1 कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या है, 2Cu प्लस गिव Cu2 प्लस प्लस Cu। इसका मतलब Cu प्लस अपने आप Cu2 प्लस और मेटालिक कॉपर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल होते हैं और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेबल देखते हैं जिसमें डिफरेंट मेटल के हैलाइड्स जैसे फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, आयोडाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो हो रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिसे हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं वो ज्यादातर फ्लोराइड्स में दिखते हैं। जैसे क्रोमियम का CrF6 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेनेडियम का VF5 में +5 और टाइटेनियम का TiX4 जहां पे X एक हैलोजन है उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। अब अगर मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल हैलाइड्स में नहीं बनाता, लेकिन फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस टेबल में हैलाइड्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाए गए हैं, जैसे हम अगर बात करें TiX2, ठीक है, या फिर VX41, तो यहाँ जो X है ये इंडिकेट करता है हैलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और सुपर स्क्रिप्ट से पता चलता है कि कौन सा हैलोजन है, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। अब अगर आप दूसरी टेबल देखते हैं जिसमें ऑक्साइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट दिए गए हैं, तो इस टेबल में आपको मेटल के ऑक्साइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप के हिसाब से दिए गए हैं। तो जैसे Mn2O7 में मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इस सीरीज में। क्रोमियम का CrO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और वेनेडियम के V2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि TiO, VO, MnO, FeO एक्सेट्रा ये स्टेबल होते हैं। अब कुछ मेटल्स के मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी बनते हैं जैसे कि Mn3O4, Fe3O4 जो कि उनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो आपको क्या समझना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल्स को ज्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जैसे हम मूव करते हैं अक्रॉस D ब्लॉक तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज करती है टिल मैग्नीज +7 और फिर आगे जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है।
तीसरी चीज ये है कि फ्लोराइड्स में मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, जबकि हैलाइड्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा कॉमन है, क्योंकि लार्जर हैलोजन मेटल्स को उतना ऑक्सीडाइज नहीं करते। फोर्थ चीज ये है कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स शो करते हैं कि कुछ मेटल्स के साथ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे हम मिक्स्ड वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि जिंक और कॉपर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए उनके कंपाउंड्स मोस्टली +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो डिटरमाइन करता है कि कोई मेटल मैग्नेटिक है या नहीं। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर किसी एटम में n, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है mu इज इक्वल टू √n+2 bm। bm क्या है? बोर मैग्नेटॉन। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि किसी मेटल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन की। तो एलॉय क्या है? एलॉय का मतलब होता है एक ऐसा होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिक्स होने से बनता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स का एक खास फीचर है कि इनका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है। इसी वजह से जब ये मेटल्स मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो वो एक दूसरे के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल इजीली जो है वो एलॉयज बना लेते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रास जो कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज जो कॉपर और टिन का एलॉयज है। तो एलॉयज की प्रॉपर्टीज असली मेटल से बेटर होती हैं, जैसे कि उनका स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो एलॉयज का यूज इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल के आयंस कलर क्यों दिखाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जब ट्रांजिशन मेटल आयंस के आसपास लिगेंड्स होते हैं, तो उनके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहती, मतलब वो नॉन डी जनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में एक्साइट होता है, तो उस एक्साइटेशन के लिए स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट अब्सॉर्ब करता है। तो जो लाइट अब्सॉर्ब होती है उसके अलावा बाकी लाइट ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होती है, और वही लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, जिसे हम कलर के रूप में देखते हैं। इसीलिए जो कलर हम ऑब्जर्व करते हैं वो उस अब्सॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। क्या ध्यान देना है कि वो उस अब्सॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V2O5 की बात करूं, तो V2O5 में वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है। फिर भी V2O5 जो है वो कलर्ड कंपाउंड दिखाता है। ठीक है, D0 होने के बाद भी। तो ये कलर इलेक्ट्रॉन, ये जो कलर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस की वजह से नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होता है। इसका जो कलर है वो क्रिस्टल लैटिस के डिफेक्ट्स की वजह से आता है, जिसे हम लैटिस डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस कलर्ड इसीलिए भी होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के एटम या लिगेंड से दूसरे एटम या लिगेंड में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिससे भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब होता है और जो कलर है वो हमें दिखाई देता है।
तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि ट्रांजिशन मेटल के कलर्ड आयंस का रीजन मेनली उनके डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे लैटिस डिफेक्ट्स और चार्ज ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के पास छोटी साइज होती है और उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेटल्स इजीली लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो एनर्जी के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल होते हैं, जिसमें ये लोन पेयर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स अपने डी ऑर्बिटल्स का यूज करके लिगेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रांजिशन मेटल्स अपने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले सकते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस में अपना चार्ज चेंज कर सकते हैं। इस वजह से ये मेटल और उनके कॉम्प्लेक्सेस कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेस एरिया काफी बड़ी होती है, जिससे कि रिएक्टेंट्स उनके सरफेस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस एब्जॉर्प्शन की वजह से रिएक्शन जल्दी और एफिशिएंटली होती है। तो इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टलीन सॉलिड्स में छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन फिट हो जाते हैं। तो ये एटम मेटल के क्रिस्टल्स के छोटे छोटे गैप्स या वॉइड्स में घुस जाते हैं, जिसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। तो अब इन कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। मतलब ये कंपाउंड्स ज्यादा हीट को झेल सकते हैं बिना पिघले। दूसरी बात यह है कि ये बहुत हार्ड होते हैं। कुछ बोरॉइड्स तो इतने हार्ड होते हैं कि उनकी हार्डनेस डायमंड के करीब होती है। तो अगर आपको किसी चीज को ज्यादा हार्ड सरफेस चाहिए तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का यूज होता है। तीसरी खास बात यह है कि ये कंपाउंड्स मेटालिक कंडक्टिविटी भी मेंटेन करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बिल्कुल मेटल्स की तरह। तो इस तरह के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उनकी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से होती है, जिसमें छोटे एटम्स मेटल्स के बीच में फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं K2Cr2O7। तो सबसे पहले इसका ओर यानी ये कहाँ से मिलता है वो देखते हैं। तो इसका ओर है फेरोक्रोम और क्रोमाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeO.Cr2O3 या FeCr2O4। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहली रिएक्शन देखो। सबसे पहले फेरोक्रोम को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, जिससे येलो कलर का सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4 बनता है। तो रिएक्शन क्या है, 4FeO.Cr2O3 प्लस 8Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है प्लस 7O2, ये हमें देता है 8Na2CrO4 प्लस 2FeO3 प्लस 8CO2। फिर सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे येलो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 बनता है। तो रिएक्शन क्या है, 2Na2CrO4 प्लस 2H प्लस गिव्स Na2Cr2O7 प्लस H2O। आखिर में सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो रिएक्शन क्या है, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl गिव्स K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोडियम डाइक्रोमेट
पोटेशियम डाइक्रोमेट के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है पानी में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्रोमेट्स जो कि हमारे CrO4 2- है और डाइक्रोमेट जो Cr2O7 2- है, ये एक्वा सोल्यूशन में पीएच के हिसाब से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब सोल्यूशन एसिडिक होता है, क्रोमेट आयंस डाइक्रोमेट में बदल जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तो क्रोमेट आयंस डाइक्रोमेट में बदल जाते हैं, और जब बेसिक होता है तो डाइक्रोमेट आयंस क्रोमेट में बदल जाते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप डायग्राम भी देख सकते हो जो पीएच के हिसाब से दोनों आयंस के बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप डाइक्रोमेट में देखो तो यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो पहले वाले केस में है कितनी, 179 पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है CrO-Cr के बीच में वो कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है। ठीक है, तो पहला वाला है क्रोमेट, फिर है डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पोटेशियम डाइक्रोमेट की, K2Cr2O7। तो यहाँ पे देखो आपको एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल रिएक्शंस को बताया गया है। तो ये रिएक्शन उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटीज को समझने में हेल्प करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पे चलो, जहाँ पे रिएक्शन है विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब K2Cr2O7 को KOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4 बनाता है जो येलो कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में वाटर भी निकलता है, इसका मतलब है कि K2Cr2O7 अल्कलाइन कंडीशंस में क्रोमेट में बदल जाता है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद FeSO4 एंड H2SO4। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट आयरन 2 सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्रोमियम 3 सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस और आयरन सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस और वाटर बनाता है। तो इस रिएक्शन से पता चलता है कि K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Fe2+ आयंस को Fe3+ आयंस में ऑक्सीडाइज करता है। अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ KiNH2SO4, तो इस रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडीन प्रोड्यूस करता है, I2। ठीक है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बन जाते हैं। अब चौथी रिएक्शन देखो H2S और H2SO4 के साथ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर बनाता है। ठीक है, सल्फर निकालता है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बन जाता है। फिफ्थ रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद SO2 एंड H2SO4। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करके वाटर और क्रोमियम 3 सल्फेट बनाता है। इसका मतलब SO2 भी रिड्यूस होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद NaCl एंड H2SO4। तो इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 बनाता है जो एक रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस बताता है। सेवेंथ रिएक्शन है अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है। इससे इसका आगे ऑक्सीडेशन से ये एसीटोन और एसिटिक एसिड भी बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल और रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस दिखाते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, KMnO4 के बारे में। तो इसका सोर्स या और होता है यहाँ पे पायरोलुसाइट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है MnO2। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट जो कि K2MnO4 है वो बनता है। तो रिएक्शन क्या है, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 गिव्स 2K2MnO4 प्लस 2H2O। फिर ये जो मैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, ये एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होता है, जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का बनता है और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। तो रिएक्शन है 3MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन की, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH के साथ फ्यूज करते हैं और एयर या पोटेशियम नाइट्रेट जो कि KNO3 है के पोटेशियम नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है ग्रीन कलर का। फिर इस मैग्नेट आयन को अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो पर्पल कलर का है। तो ये दोनों स्टेप्स कमर्शियल स्केल पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, पायरोलुसाइड MnO2 से पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का है वो बनता है और मैग्नेट आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम पर मैग्नेट जो पर्पल कलर का है वो बनाया जाता है। तो ये कलर चेंज भी आपको यहाँ पे इजिली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप इमेज देख सकते हो, टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन जो ग्रीन कलर का है और टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन जो कि पर्पल कलर का है। ठीक है, अब हम पोटेशियम पर मैग्नेट की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पोटेशियम पर मैग्नेट की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट है जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि KMnO4 कितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अलग अलग कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये H+ आयन। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। तो ये अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, C2O4 माइनस ऑक्सिलेट आयन, Fe2 प्लस फेरस आयन, Fe3 प्लस फेरिक आयन, SO3 माइनस सल्फाइट आयन, Mn2 प्लस, और यहाँ पे क्या है, हैलाइड आयन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सबको ऑक्सीडाइज करता है और खुद Mn2 प्लस आयन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर को दिखाता है। अब सेकंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब KMnO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास है Mn2O7 मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड, जो कि एक एक्सप्लोसिव ऑयली सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर KMnO4 इस केस में ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, Mn2O7, और अगर हमारा एसिड जो है वो एक्सेस में है तो हमें क्या मिलेगा इस केस में, KMnO3 जो कि पोटेशियम मैग्नेट है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारी थर्मल डीकंपोजिशन। तो जब KMnO4 को हीट किया जाता है तो यह पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, चौथा है यहाँ पे डीकंपोजिशन इन सनलाइट। तो KMnO4 और सनलाइट में, KMnO4 जो है अगर उसे सनलाइट में रखा जाए तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन यहाँ पे देखो एल्कलीन और न्यूट्रल मीडियम। तो KMnO4 एल्कलीन या न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सिक्स रिएक्शन है यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। तो जब KMnO4 को 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में यूज करते हैं तो ये बेयर्स रिएजेंट बन जाता है। ये रिएजेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्कीन्स को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूजफुल है अनसैचुरेशन दिखाने के लिए।
सेवेंथ यहाँ पे कुछ अदर स्पेसिफिक रिएक्शंस है, तो यहाँ पे KMnO4 आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करके IO3- और MnO2 बनाता है, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर और MnO2 बनाता है। थायोसल्फाइड जो H2O3 2- है, इसको सल्फेट SO4 2- और MnO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 के साथ रिएक्ट करने पर MnO2 और Mn2+ ये बनाता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस दिखाते हैं कि KMnO4 कितना वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अलग अलग मीडियम और कंडीशंस में अलग अलग रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि KMnO4 का जो कलर है वो पर्पल होता है, लेकिन ये रिड्यूस होता है तो Mn2+ आयंस जो है वो कलरलेस होते हैं, इसीलिए इसका कलर चेंज रिएक्शन में एक अच्छा इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये दो सीरीज में डिवाइड होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटीडियम तक होते हैं। दूसरी तरफ एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक के एलिमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की। तो लैंथेनॉइड्स वो 14 एलिमेंट्स हैं जो पहली रो में आते हैं और जो लैंथेनम के बाद पीरियोडिक टेबल में आते हैं। ये 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सीरियम से अगर हम देखें तो ल्यूटीडियम तक के एलिमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Xe4F 1 से 14, 5D 0 से 1, 6s2। ये मतलब है कि इन एलिमेंट्स में 4F ऑर्बिटल्स जो है वो ग्रेजुअली फिल होते हैं, और 5D ऑर्बिटल्स में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके पास 5D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें Ce की, जो हमारा सीरियम है, गेडीनियम है, ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें Lu की, जो हमारा ल्यूटीडियम है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम C की बात करें, सीरियम, तो इसकी है Xe4F1 5D 1 6s2। अगर हम यहाँ पे Gd की बात करें, जो हमारा गैडोलिनियम है, तो यहाँ पे है Xe4F7 5D 1 6s2। और यहाँ पे अगर हम बात करें Lu, जो ल्यूटीडियम है, तो यहाँ पे है 4F14 5D 1 6s2। तो ये तीन एलिमेंट्स अपने 5D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा अलग बनाता है। तो याद रखो कि लैंथेनॉइड्स की खास बात है कि ये 4F ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल करते हैं, और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन Xe के बाद शुरू होता है। ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब अगर लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो लैंथेनॉइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक और आयनिक साइज। तो जैसे जैसे हम लैंथेनॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव करते हैं, इनका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज होने का मेन रीजन है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड की बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाते जाते कम हो जाती है, ठीक है। मतलब LaOH होल थ्राइस सबसे ज्यादा बेसिक होता है और LuOH होल थ्राइस सबसे कम बेसिक होता है। अब अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के साइज में जो नॉर्मल इंक्रीज एक्सपेक्टेड होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें Sc से Y से La की बात करें, तो इनमें साइज जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन लैंथेनॉइड्स के बाद एलिमेंट्स जैसे जिरकोनियम और हॉफनियम, नायोबियम और टैंटलम और मॉलिबेडनम और टंगस्टन के साइज और प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग सेम होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सभी लैंथेनॉइड्स सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन ये मेटल्स हवा में रखने पर जल्दी टार्निश हो जाते हैं, मतलब उनका सरफेस डल हो जाता है।
तो याद रखना कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत सारे ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस दोनों फॉर्म में कलर्ड होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। लेकिन ध्यान ये देना है कि La3+ और Lu3+ आयंस जनरली कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कोई खास रंग नहीं होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैंथेनॉइड आयंस जिनमें x नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कलर उन आयन से मिलता जुलता होता है जिनके पास 14 x f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जैसे अगर किसी आयन में 3f इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका कलर उस आयन से मिलता जुलता होगा जिसमें 11f इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लैंथेनॉइड आयंस की जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो जो आयंस F0 टाइप है जैसे La3+ और Ce4+, और जो आयंस F14 टाइप हैं जैसे Yb2+ और Lu3+, ये सभी पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन बाकी सब लैंथेनॉइड आयंस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिज्म तो वो हमें नियोडिमियम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखो लैंथेनॉइड के आयंस के कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनके f इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर आगे देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो अब हम लैंथेनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखेंगे तो सबसे कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स की होती है +3, लेकिन कुछ लैंथेनॉइड्स कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं जैसे कि +2 और +4। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है Ce4+। तो सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है जो काफी स्टेबल होता है। लेकिन Ce4+ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जल्दी अपने आप को कॉमन +3 स्टेट्स में वापस कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इसके लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 1.74 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, इस वजह से Ce4 को एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं जैसे Pr हो गया या फिर Nd हो गया, नियोडीमियम हो गया या फिर टर्बियम हो गया या फिर dy हो गया। तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके ऑक्साइड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो Eu2+ आयन तब बनता है जब Eu अपने 2s इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन F7 हो जाता है जो काफी स्टेबल होता है। लेकिन Eu2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये भी +3 स्टेट में वापस आ सकता है। इसी तरह अगर हम Yb2+ बात करें जिसका कॉन्फ़िगरेशन F14 होता है, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और Tb4+ जिसका f ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो लैंथेनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी स्टेबिलिटी को समझना जरूरी है क्योंकि ये इनके केमिकल बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं, इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो लैंथेनॉइड्स मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे अल्कलीन अर्थ मेटल। मतलब ये जल्दी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स और एसिड्स के साथ। तो इनका जनरल रिएक्शन पैटर्न जो है वो ये है कि यहाँ पे देखो लैंथेनॉइड्स जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड्स बनाते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के N2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो लैंथेनॉइड्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक स्पेशल बात ये है जो आपको याद रखनी है, वो है मिश मेटल। मिश मेटल बेसिकली एक एलॉय होता है जिसमें 90 to 95% लैंथेनॉइड्स होते हैं।
इसमें सबसे ज्यादा होता है सीई सीरियम, ठीक है, जो कि 40.5% है। फिर लैंथेनम और फिर क्या होता है यहाँ पे नियोडीमियम, जो मिला के 44% है, और बाकी आयरन 4.5%, कैल्शियम, कार्बन और सिलिकॉन मिला के 10.5% होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिश मेटल का यूज बहुत जगह होता है, जैसे सिगरेट लाइटर्स, गैस लाइटर, टॉयज और मिलिट्री एप्लीकेशंस में, जैसे टैंक के बुलेट्स और ट्रेसर बुलेट्स में, ठीक है। अब ये एलॉय जो है वो पायरोफोरिक होता है, मतलब ये बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है, यानी आग लगाना बहुत आसान होता है। तो लैंथेनॉइड्स की रिएक्टिविटी और इनके अलॉयज के स्पेशल यूजेस को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूजफुल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो 5F सीरीज में आते हैं, और ये एलिमेंट्स थोरियम से लेकर लॉर्सीनियम तक होते हैं, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड में आते हैं और एसी एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Rn 5f 1 से 14 6d 0 से 2 7s2। ये मतलब है कि इन एलिमेंट्स में 5s और 5f ऑर्बिटल्स जो है वो ग्रेजुअली फिल होते हैं, साथ ही 6d और 7s ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स का ये यूनिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, जैसे कि उनकी रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो एक्टिनॉइड्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का एक बड़ा रेंज मिलेगा, क्योंकि इनके 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जीज काफी क्लोज होती हैं, इसीलिए एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग तरीके से लूज या शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक्टिनॉइड्स के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। लेकिन इनमें सबसे कॉमन और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। नेक्स्ट क्या है कि एक्टिनॉइड्स सभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, यानी ये दूसरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स देने में बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बहुत हाई होती है। तो जैसे लैंथेनॉइड्स वैसे ही एक्टिनॉइड्स भी ऑक्सीजन, हैलोजेंस, हाइड्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स के साथ इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन से ही अपने ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं। एक खास बात है जो एक्टिनॉइड्स को अलग बनाती है, वो ये है कि ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से इनका केमिकल नेचर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स खुद अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो एक्टिनॉइड्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सीरीज में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो 5f इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब 5f इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। इस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता है और जो साइज है वो छोटा होता है। तो इस फिनोमिनन को हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एलोकेशन की। तो एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन 5f या 6d ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज होंगे ये थोड़ा अनसर्टेन होता है, यानी ये क्लियरली प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जैसे लैंथेनॉइड्स में 4f और 5d ऑर्बिटल्स के केस में होता है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स का एक्सटर्नल शील्डिंग जो है वो कम होता है, इसीलिए उनका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों की वजह से होती हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1। यहाँ s का मतलब है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर और l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि थोरियम एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी। यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक्टिनॉइड की सीरीज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एलिमेंट्स 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक्टिनियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 6d1 7s2, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन 7s ऑर्बिटल में है। फिर थोरियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है 6d2 7s2, मतलब 6d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 7s में 2।
जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Pa की बात करें तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है 5f2 6d1 7s2। तो ये क्लियरली दिखाता है कि 5f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6d में 1 और 7s में 2। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो 5f3 6d1 7s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 5f ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आप देखोगे कि एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली भर रहे हैं फ्रॉम 5f2 इन, अगर हम Pa की बात करें, ठीक है, टू 5f14 इन NO की बात करें जो कि नोबेलियम है। तो कुछ एलिमेंट जैसे प्लूटोनियम में 6d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है और 5f और 7s ही भरते हैं। सबसे लास्ट में अगर हम La की बात करें, सॉरी Lr की बात करें, लॉरेंसियम की, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 5f14 6d1 7s2, जिसमें 5f ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है और 6d और 7s में भी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हम समराइज कर सकते हैं कि एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले 7s ऑर्बिटल में फिल करते हैं, फिर 6d और फाइनली ग्रेजुअली 5f ऑर्बिटल्स भरते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में 6d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग की वजह से एक्टिनॉइड्स के केमिकल बिहेवियर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट X की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 25 26 27 या 24? तो इसका सही आंसर है 26। सोल्यूशन देखो, हमें दिया गया है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट X जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d5। इसका मतलब है कि मतलब एलिमेंट X ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं ताकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने एलिमेंट X की ग्राउंड स्टेट यानी असली स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली है। तो अगर +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो ग्राउंड स्टेट में उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की है, ये आयरन की है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। ठीक है, तो इसीलिए बी आंसर 26 सही है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मेटालिक रेडियस आपको दिया है, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स की हाईएस्ट डेंसिटी होगी, आयरन, निकल, कोबाल्ट या कॉपर। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर आएगा कॉपर। तब हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब हम आयरन से कॉपर तक की तरफ पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो मास बढ़ता है और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का मास सबसे ज्यादा है और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा कम या ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं सेम है। ठीक है, इसीलिए कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एक्चुअल वैल्यूज भी बताती हैं, आयरन की 7.87, कोबाल्ट की 8.90, निकल की 8.91 और कॉपर की क्या है 8.95। ठीक है, तो कॉपर का मास काफी बढ़ गया है जो वॉल्यूम के छोटे से फर्क को डोमिनेट कर लेता है, इसीलिए कॉपर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के 23, 24, 25, 26। आपको बताना है कि इनमें से किसकी हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन या वेनेडियम। तो सही आंसर है क्रोमियम की। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 3d5 4s1, मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल डी सबशेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन 4s में है। तो जब क्रोमियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो वो 4s1 इलेक्ट्रॉन होता है जो रिलेटिवली इजीली निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो 3d5 सबशेल से होता है। ये 3d5 सबशेल हाफ फिल्ड होता है जो बहुत स्टेबल होता है, तो इस वजह से 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांडिंग है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए हाई होती है क्योंकि उसका हाफ फिल्ड डी सबशेल स्टेबल है और उसको तोड़ना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज इन फ्लोराइड +4 MnF4, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स Mn2O7 में +7 है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, फ्लोरीन स्टेबलाइज करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर लास्ट पॉइंट क्या दिया है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
तो मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड में +4 होता है जैसे MnF4 में, लेकिन ऑक्साइड्स में ये +7 होता है जैसे Mn2O7 में। इसका रीजन क्या है कि जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बॉन्डिंग की बात करते हैं तो फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से ऑक्सीजन मैग्नीज को ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर पाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसीलिए मैग्नीज ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाता है, जबकि फ्लोराइड्स में सिर्फ +4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन सा एलिमेंट है दिए हुए ऑप्शंस में से जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3d5 4s2। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है, वो है मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज अपने कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। इसका रीजन ये है कि इस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। इसीलिए मैग्नीज जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है, वो अपने कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन एग्जिबिट करता है +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आयरन के बारे में गलत है? फेरस ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है नेचर में फेरिक ऑक्साइड से, फेरस कंपाउंड्स रिलेटिवली ज्यादा आयनिक है फेरिक कंपाउंड से, फेरस कंपाउंड्स लेस वोलेटाइल है फेरिक कंपाउंड से, फिर फेरस कंपाउंड्स इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं फेरिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि FeO ज्यादा बेसिक होता है Fe2O3 से, क्योंकि FeO में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखो क्या बोल रहा है कि FeCl2 और FeCl3 की आयनिक नेचर कंपेयर की गई है। तो FeCl2 ज्यादा आयनिक होता है क्योंकि Fe2+ का चार्ज छोटा होता है और पोलराइजिंग पावर कम होती है, जबकि Fe3+ का चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए FeCl3 ज्यादा कोवेलेंट होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखो, इसमें बोला गया है कि Fe2+ सॉल्ट ज्यादा आयनिक होते हैं, Fe3+ सॉल्ट से कम वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी क्या बोला गया है कि ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। FeCl3 जिसमें Fe3+ होता है वो FeCl2 से ज्यादा कोवेलेंट होता है, इसीलिए FeCl3 ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होता है। लेकिन ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि फेरस कंपाउंड Fe2+ ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं और केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है कि पहले 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सारे 4s और 3d इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस करते हैं तो 3d इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इसका क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे जैसे किसी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से मेटल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ना कि बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और बेसिक नहीं। इसीलिए ऑप्शन बी जो कहता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं और केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।